Okay, good morning once again. I've started the recording. Fine. तो अब से मैं क्या करूंगा, एक एक बच्चे को पकड़ के उसके साथ डिस्कशन करूंगा सारी चीजें। तो पूरी क्लास को उसके थ्रू समझाऊंगा मैं। कुछ मतलब एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि किसी बच्चे को के साथ डिस्कस करके समझाओगे तो सर थोड़ा बेटर रहेगा, तो आई विल बी यूजिंग दैट टेक्निक। तो कोई भी एक बच्चा रेज हैंड कर दो जिसके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरा टॉपिक। आदित्य माइक ऑन करो। हेलो सर। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते 3 टेस्ट करवाए थे। एक तो आपका ऑफिशियल TWT था, उसके अलावा 2 टेस्ट मैंने और कंडक्ट करे थे। तो वहां पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है वर्क पार एनर्जी में। तो उसके लिए मैंने टेक्निक लिखी है कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देयर कैन बी 2 वेज। मेथड 1 इज लॉज ऑफ मोशन विच इज नॉट अ गुड वे टू सॉल्व इट। ठीक है, बट मैंने बता दिया है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो भी देखेंगे अपन। लॉज ऑफ मोशन में 2 चीजें हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है? कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वेरिएबल होता है, या फिर कोई भी अदर वेरिएबल फोर्स नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई वेरिएबल फोर्स नहीं है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एंड देन वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन टू कैलकुलेट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ओके, सेम वे में अगर वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स है। उस केस में आपको v dv by dx, dv by dt, dx by dt ये सब यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आपको ध्यान लगाना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, बट वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारा मेथड 2 है उसमें आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि फोर्स वेरिएबल है कि नहीं है। आप डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और इसका सब पार्ट है कि अगर आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेज ही लग रही हैं, केवल और केवल सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो आप मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हो इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस। तो आई विल रिकमेंड दिस टेक्निक। ठीक है, क्योंकि मेजर क्वेश्चन में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप अटक जाओगे। ठीक है, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने स्प्रिंग के और एग्जांपल्स कंसिडर करे। ठीक है, वो देखते हैं। निशिम, रेज हैंड किया है बच्चे आपने, बोलो क्या डाउट है। सर क्योंकि सर वो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया है, तो फिर सर हम लोग हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ही सकते हैं ना, मतलब हर एक क्वेश्चन में। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, तो आदित्य, यस सर, है ना, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब स्प्रिंग के मोशन को देखते हैं 2 अलग अलग केसेस में, और वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, वो सारी चीजें अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो जहां से मैं स्टार्ट करूंगा वहां से देखना। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज आवर पोजीशन 1। बेसिकली मैंने स्प्रिंग से अटैच पार्टिकल को खींचा है, मैक्स इलोंगेट किया है, अपने हाथ से फोर्स लगा के खींचा और छोड़ दिया। जब मैं छोड़ूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। 0। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो इट विल मूव बैकवर्ड्स। इट विल मूव बैकवर्ड बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स। करेक्ट? यस सर। ये होने के बाद पार्टिकल बीच में कहीं पे आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? पार्टिकल नेचुरल लेंथ पे आएगा। नेचुरल लेंथ पे आने के बाद पार्टिकल कंप्रेशन वाली कंडीशन में आएगा, और फिर मैक्स कंप्रेशन आएगा। इन सबको एक एक करके देखते हैं। पोजीशन 2 पे आ जाते हैं जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स किधर है? लेफ्ट में, इधर। यस। पार्टिकल की वेलोसिटी भी किधर है? सेम डायरेक्शन में। करेक्ट? यस सर। है ना, यहां पर।
यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया, करेक्ट। Yes. जब पोजीशन 3 से पोजीशन 4 कंप्रेशन वाली कंडीशन आई तो स्प्रिंग फोर्स किधर है? राइट में है। Right. पार्टिकल किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। Left में. पोजीशन 5 पे पार्टिकल रुक जाएगा मैक्स कंप्रेशन पे। सिंपल कॉमन सेंस है, नहीं रुकता तो और पीछे जाता। तो आई एम सेइंग मैक्स कंप्रेशन तो डेफिनेटली क्या होगा? V0. रुक जाएगा, V0 हो गया, Yes. राइट। फिर स्प्रिंग फोर्स राइट में लग रहा है तो उसको राइट में लेकर जाएगा। दिस इज द कंडीशन विदाउट फ्रिक्शन वाली। अब आप मुझे सोच के ये बताओ कि कौन सी पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है या होगा, कौन सी पोजीशन में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये आपको सोच के मुझे बताना है। कौन सी कंडीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम? It will be in the सोचो सोचो, मैं max आपको बोलूंगा, elongation. सुनो सुनो, सोचो, फिर मैं आपको बोलूंगा तब जवाब देना। कृष्णा आपने रेज हैंड किया है, बोलो बच्चे, मैंने सर आपको मुझे परमिशन डाउट दी। था एक। हम्म, सर वो कंप्रेशन वाला पोजीशन है ना, फोर्थ वाला, हाँ, जहाँ पे स्प्रिंग फोर्स राइट में लग रहा है, हम्म, तो सर वो ब्लॉक आगे किसके वजह से मूव कर रहा है? आगे मतलब लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। उसके पास वेलोसिटी है। ओके सर। आपने बॉल को ग्राउंड से हवा में फेंका, हाँ सर। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। कब तक? मतलब फिर भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, क्यों? हाँ सर। क्योंकि अभी उसके पास वेलोसिटी है। ओके सर। So will हाँ it be आदित्य, in the case of elongation and compression? क्या? Maximum velocity. मैक्सिमम वेलोसिटी इलोंगेशन और कंप्रेशन के केस में होगी। आपने सोचा इस बारे में क्यों होगी? क्योंकि when it will be maximum elongation, velocity was 0. हम्म, फिर आते आते उसकी velocity बढ़ेगी. हम्म, And at the point of natural length, the force acting will be 0. So in between the two intervals, it will be maximum. ओके। Or same condition for compression. अच्छा, नहीं लॉजिक तो गलत है। अच्छा, इन बिटवीन मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है ना? Yes sir. ओके, बहुत स्लो, मतलब लो तो नहीं आ रही ना? No sir, no. हाँ ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सा लॉजिक की बात करते हैं आदित्य। Okay sir. यहां से स्टार्ट किया, हाँ. वेलोसिटी 0 था, यहां पहुंचा, फोर्स किधर है? Leftwards. और वेलोसिटी किधर है? In the same direction. अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या करेगा? वेलोसिटी को बढ़ाएगा। हाँ. ये बात समझ में आती है? Yes. स्पीड को इंक्रीज करेगा। हाँ. कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक फोर्स Force एग्जिस्ट 0 करता है. है। हाँ. तो यहाँ पे आके जो नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे आके फोर्स 0 हो रहा है। हाँ. इकलौता फोर्स है, एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, वो क्या हो गया? 0 हो गया। 0. तो स्प्रिंग सॉरी, स्प्रिंग फोर्स अगर 0 हो गया तो उस इंस्टेंस पे हमारा क्या हो रहा है? क्या कहते हैं? Velocity वेलोसिटी बढ़ रहा है, increase करेक्ट? होना stop हो गया. इंक्रीज होना स्टॉप हो गया। इसके बाद जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स किधर है? राइट में, कंप्रेशन Right. होने के कारण, और वेलोसिटी किधर है? लेफ्ट में। Left. तो नेचुरल लेंथ के बाद इस वाले रीजन में तो रिटार्डेशन हो रहा है, और होना भी Retardation. चाहिए, Yes. तभी हाँ. पार्टिकल यहाँ रुकेगा। तो कौन से रीजन में एक्सेलरेशन हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक। Yes. यहाँ से यहाँ तक हाँ. वाले रीजन में वेलोसिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। Yes. तो वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी? जब तक कि Natural नेचुरल लेंथ length में। अपना force. इनफैक्ट अगर मैं इसको करेक्ट वे में स्टेट करना चाहूँ तो वेलोसिटी बढ़ेगी जब तक कि हमारा क्या कहते हैं, Force फोर्स उसको 0 ना सपोर्ट हो. करेगा। हाँ. फोर्स 0 ना हो जाए तो, फोर्स 0 ना हो जाए तो मतलब इसको हम इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक वो जब तक कि नेचुरल लेंथ तक ना पहुंचे. इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन ना हो जाए। हाँ. ये नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है। Yes. आई बात समझ में? दिस Yes. इज द केस विद फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। So velocity will be maximum at natural length. Okay. तो अब मैं इसको स्टेट कर देता हूं। एट मैक्स इलोंगेशन और मैक्स कंप्रेशन, एफ नेट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा।
एक सेकंड रुक जाओ, कुछ बच्चों के रेज हैंड हुए हैं तो पहले मैं उनके डाउट्स ले लेता हूँ। दर्शन बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो शुभम। सर मुझे नहीं समझा कि मैक्सिमम वेलोसिटी हाँ नेचुरल लेंथ पे कैसे होगा, वापस एक बार समझा दो ना प्लीज सर। यहाँ पे फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और वेलोसिटी भी लेफ्ट में है, तो मतलब फोर्स वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, करेक्ट। अब कब तक सपोर्ट करेगा? नेचुरल लेंथ तक, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे फोर्स जीरो हो जाता है। तो जब तक फोर्स जीरो नहीं हो रहा तब तक तो फोर्स सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही ये क्रॉस किया फोर्स लगने लगा राइट में और वेलोसिटी लगने लगी लेफ्ट में, मतलब वेलोसिटी तो लेफ्ट में ही थी, तो उस वजह से क्या होने लग गई हमारा, उस वजह से हमारा रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? आई गेस यस। आप चैट बॉक्स में लिख दो शुभम, रिप्लाई करो शुभम, मैंने परमिशन दिया आपको। सर तो यानी जैसे आदित्य ने बोला उसका आधा तो वो करेक्ट था ना, राइट? लाइक आधा पूरा ही नेचुरल गलत था उसका। हाँ उसने ये बोला था कि यहाँ पर मैक्सिमम होगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे होगी। ओके सर, थैंक यू। आदित्य माइक ऑन करो। हाँ सर। तो हमें क्या दिख रहा है? एट मैक्स इलोंगेशन और मैक्स कंप्रेशन, पहली चीज, कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? पार्टिकल इज नेवर इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, मान लो अगर होगा तो इट विल स्टॉप देयर फॉरएवर। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो जीरो है ही, जीरो, और फोर्स भी जीरो कर दिया आपने। हाँ तो फोर्स भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, तो पार्टिकल तो वहीं रुका रह जाएगा, विच इज नॉट द केस। यस। तो कभी भी मैक्स इलोंगेशन या मैक्स कंप्रेशन पे पार्टिकल क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होता। मूविंग पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? राइट? यस सर। पॉइंट नंबर 2, आफ्टर मैक्स इलोंगेशन particle moves leftwards because of spring force, hence it accelerates leftwards, hence its speed increases. Again its speed will increase until acceleration is there. जब तक acceleration रहेगा तब तक speed increase होगी। हाँ। in above example only horizontal force कौन सा है? spring force है। hence it will accelerate till F spring becomes zero, which occurs at what? Natural length. Natural length. तो अगर ऐसा है, hence at equilibrium natural length in above case F net क्या होगा? Zero होगा। Hence velocity is maximum. Now after this particle moves leftwards because of its velocity, because its velocity is leftwards, right? Yeah. But now spring force due to compression is rightwards, right? Yeah. Which decreases speed, correct? Yes. Again at max compression velocity is zero, after which it will move rightward because of spring force. तो हमें क्या समझ में आया? जब भी मैक्स इलोंगेशन या मैक्स कंप्रेशन है मूविंग पार्टिकल के लिए, तो कभी भी वो पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती, करेक्ट? यस। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी स्प्रिंग के केस में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है? और विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में वो नेचुरल लेंथ हो जाती है पोजीशन, क्योंकि नेक्स्ट केस में विद फ्रिक्शन बताऊंगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम पे क्यों होगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम से पहले जो फोर्स है वो सपोर्ट कर रहा है मोशन को, तो जब तक फोर्स मोशन को सपोर्ट करेगा तब तक क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। समझ में आई बात? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके,
अब यही चीज विद फ्रिक्शन वाला केस देख लेते हैं अपन। मोशन ऑफ स्प्रिंग friction. विद फ्रिक्शन, पोजीशन 1 खींचा पार्टिकल को मैक्स इलोंगेशन पे और छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ूंगा पहले तो kx मैक्स होगा और फ्रिक्शन छोड़ने के बाद किधर लगेगा, काइनेटिक होगा, पीछे लगेगा। Yes. फिर ये पोजीशन 2 बीच में कहीं पे आएगा जहाँ पे v डैश वेलोसिटी आ रही है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर रखा है। यहाँ kx, यहाँ पीछे फ्रिक्शन, Friction. फिर नेचुरल लेंथ पे आएगा। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। Friction is acting. तो Yeah. इस केस में नेचुरल लेंथ इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। दिख रहा है आपको? हाँ सर। इकलौता फोर्स फ्रिक्शन बचा जो कि पीछे की तरफ है, तो नेचुरल लेंथ कांट बी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मैंने काम आपका सिंपल कर दिया। इसके बाद पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है बट कंप्रेशन के कारण स्प्रिंग फोर्स भी राइट में, और क्योंकि पार्टिकल लेफ्ट में तो फ्रिक्शन भी राइट में, तो दोनों क्या करेंगे, बोथ विल प्रोड्यूस रिटार्डेशन, हेंस इट विल डिसेलरेट। एट मैक्स कंप्रेशन पार्टिकल रुकेगा राइट, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स तो राइट में लगी रहा है, और जब पार्टिकल राइट में मूव करने लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लगने लग जाएगा, लेफ्ट में लगने लग जाएगा। करेक्ट? यस। अब इस फिगर को देख के मुझे ये बताओ कौन सी पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम हो सकती है। ठीक है, हाँ। कौन सी पोजीशन हमारी क्या कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वाली हो सकती है, और सारी चीजें बतानी है आपको। समझ में आई बात? यस। हाँ ध्रुव बोलो। सर सर ये फ्रिक्शन किनके बीच में होगा? आपके और मेरे। सर ऑब्वियसली पार्टिकल जहाँ पे मूव कर रहा है उसके और ग्राउंड के बीच में। बट सर मुझे ग्राउंड तो दिख नहीं रहा, तो हाँ थोड़ा सर, अज्यूम वही कर डाउट। लो ना यार लड़के। हाँ सर। हवा में घूम रहा है क्या? आप सच में यार मजे लेते हो ना ध्रुव मेरे, ऐसे सवाल पूछ पूछ के। हाँ आदित्य। So how in this case how can the body be in equilibrium? किसी पोजीशन में हो सकती है क्या? देखो मैंने नंबर कर रखा है ग्रीन में 1 2 3 4 5। नहीं हो सकता। कैन देयर बी एन इक्विलिब्रियम पोजीशन? देखो सोचो फिर जवाब दो, ऐसे डायरेक्टली जवाब मत दो। डायरेक्टली दोगे तो गलत आने के चांसेस ज्यादा है। आदित्य। So I guess it will be 5. 5 पे हो सकता है। हाँ 5 पे पार्टिकल रुक गया, हाँ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, वो तो लगेगा। रुके हुए पार्टिकल पे फ्रिक्शन तो 0 होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यस तो 5 तो नहीं होगी। सर। क्योंकि फिर 1 नहीं हो सकती तो 5 भी नहीं हो सकती। हाँ तो सर फिर कौन से भी केस में नहीं आएगा। अच्छा तो सोचो क्या आपको ये पोजीशन 2, हेमंग आपने रीजन किया है। हाँ हेमंग बोलो बच्चे। सर पोजीशन 2 और 4 में काइनेटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है जब 4 में नहीं हो सकता, 4 में नहीं हो सकता, 2 में हो सकता है। दैट इज करेक्ट सर व्हेन स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, विच इज ओके, बट 4 में नहीं हो सकता। दिख रहा है आपको 4 में क्यों नहीं हो सकता? हाँ क्योंकि क्योंकि spring दोनों सेम डायरेक्शन में है। और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आदित्य हाँ हाँ इधर समझा। देखना, जब हमने ये लिखा है सेकंड वाला केस, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में यस और फ्रिक्शन राइट में, तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। करेक्ट? यस तो पोजीशन 2 कैन बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई एम सेइंग कैन बी, राइट? यस ठीक है। अब क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं या काइनेटिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। अब हाँ बोलो आदित्य, बोलो आदित्य। हाँ बोलो, यू आर नॉट ऑडिबल टू। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सर कैन जस्ट अ मिनट। हेलो। बोलो। Actually, I got disconnected. Sorry. हाँ कोई बात नहीं, अब बोलो। Can you please repeat? मैं कह रहा हूँ पोजीशन 2 कैन बी इक्विलिब्रियम पोजीशन
और ये कौन सी Yes. इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहो या फिर काइनेटिक इक्विलिब्रियम कहो। काइनेटिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो इक्विलिब्रियम होता है उसे डायनामिक या काइनेटिक कह सकते हैं, और रेस्ट वाले पे होता है उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, राइट? बोलो। हाँ आदित्य, आई थिंक वो वापस डिस्कनेक्ट हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ दुबे जी। हाँ सर। सर सेकंड वाले केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे होगा, आप वापस बता सकते व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम? हैं? सर वो तभी होगा ना जब एफ स्प्रिंग और फ्रिक्शन इक्वल रहेंगे। हाँ तो इक्वल होंगे ना, मैं कह रहा हूँ कैन बी, आई एम नॉट सेइंग होगा। कैन समझते हो, CAN, इट कैन Yes, बी, sir. क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो एक दूसरे को कैंसिल करके हो सकते हैं। समझ में आई बात? यस सर। एंड सर फिफ्थ वाले केस में फ्रिक्शन पीछे क्यों लग रहा है? फिफ्थ के बाद लग रहा है फ्रिक्शन पीछे, एक्चुअली इसके आपको बाद ये, ओके सर। हाँ ये वाला जो फ्रिक्शन है और ये वाला जो फ्रिक्शन है, ये वाला 1 के बाद है जस्ट, और ये वाला 5th के बाद है जस्ट। ओके यस सर, क्योंकि वहां पे रेस्ट पे रहेगा ना तो हाँ हाँ स्टैटिक होगा। राइट, क्लियर है? हाँ कशिश जी बोलो। सर मेरा ये डाउट था, अगर फ्रिक्शन ऑफ ए स्प्रिंग फोर्स इक्वल हो गए तो वो पूरे मोशन में इक्वल हो गए किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे? आप बताओ ये बात, तो आप मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना सुबह सुबह कि मेरा लैपटॉप पे सर मारने का मन करता है। भाई स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, kx। ओके हाँ, यस सर। हाँ भाई शुभम बोलो। सर वो यश ने लास्ट में क्या बोला सर, वो समझा नहीं मुझे। वो यश को फोन करके पूछना ना। अरे सर मतलब उसने बोला काइनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैंने बताया काइनेटिक इक्विलिब्रियम मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को काइनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और पोजीशन 2 पे हो सकता है, कैन बी, राइट? पोजीशन 4 कैन नॉट बी, बट पोजीशन 2 कैन बी बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर ऑपोजिट, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, अगर इक्वल होंगे तो कैंसिल कर जाएंगे। ओके हाँ भाई आदित्य, आर यू देयर? हाँ आदित्य आप रिकनेक्ट हो गए हो, राइट? माइक ऑन करो। Yes, sir. अब मान लेते हैं कि हमारी पोजीशन 2 इक्विलिब्रियम है, मान लेते हैं, Yes. ठीक है? अगर मैंने मान लिया तो मैं क्या लिख सकता हूं, kx will be equal to Mu mu k K. into n, Yes. करेक्ट? तो अब मैं आपको 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है वो देखना चाह रहा हूं, तो ये हमारा x1 होगा 1 और 2 के बीच में। हाँ क्या मेरा x1 ग्रेटर देन x होगा? yes. तो दिस implies kx1 will be greater than kx, Kx. which is equal to mu kn. This implies f net जो होगा वो किधर होगा, लेफ्ट में होगा। Left. वेलोसिटी जो होगी वो भी किधर होगी, Left. लेफ्ट में होगी। दिस implies between 1 and 2 वेलोसिटी क्या करेगा, Increase. समझ में आई बात? Yes sir. इसी चीज को आगे देखते हैं। यहां पे मैंने x2 लिया, राइट? x2 is less than x. Yeah. This implies kx2 is less than kx mu kn. This implies f net किधर होगा, That is in right. right, and velocity is in Left. left. तो velocity लेफ्ट में है, फोर्स राइट में है, तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा। Retard. तो हमें क्या समझ में आया, From the 2 velocity will start decreasing. from after 2 velocity will start decreasing, up to 2 velocity will increase. Increase. तो at position 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, Velocity is maximum. समझ में आई बात? Yes sir. थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, When Equilibrium the body is position. in equilibrium. तो दिख रहा है हमें इक्विलिब्रियम पे ही हो रही है। जब मैंने कह दिया पोजीशन 2 इज इक्विलिब्रियम,
Yes. तो मुझे ये दिखा, समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये चीज मैंने पीछे समराइज कर रखी है, देखते जाना। इन पोजीशन 1 to 5 particle is moving Left. leftwards. At position 2 particle can be in equilibrium, क्योंकि लेफ्ट और राइट में फोर्सेस हैं तो इक्वल Yes. हो सकते हैं। इफ, अब कह रहा हूं, अगर पोजीशन 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, देन पार्टिकल एक्सेलरेट्स, its speed increases from 1 to 2. Yes. 1 to 2 में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा बिकॉज बिटवीन 1 to 2 F spring is greater than F kinetic, Okay. क्योंकि 2 पे F spring F kinetic के इक्वल था, तो 1 से 2 के बीच में F spring बड़ा होगा। so as at position 2 F net is equal to 0. 0. समझ में आई बात? Yes. तो इसके कारण स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाएगी Maximum. एट पोजीशन 2। और पोजीशन 2 मेरी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। Equilibrium. तो स्प्रिंग में मैक्सिमम स्पीड कब आती है, Position 2. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। समझ में आ रही? Yes. पोजीशन 2 नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, करेक्ट। Yeah. एट नेचुरल लेंथ इस केस में स्प्रिंग इज 0 बट एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया। तो ये सिर्फ याद कर लें कि नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम होगा तो गलत बात होगी, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि हो। हमेशा. जिस केस में फ्रिक्शन नहीं है उस केस में नेचुरल लेंथ पे आ Natural जाएगा, length. बट जिस केस में फ्रिक्शन है उस केस में एफ नेट नेचुरल लेंथ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। Yes. और ये अपोजिट टू वेलोसिटी है या स्पीड है, हेंस इट विल डी एक्सेलरेट बिटवीन पोजीशन 2 to 5। समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Sir, can you go to the previous slide, please? इसमें in first case velocity 0 है तो friction भी 0 होगा, right? बिल्कुल सही हाँ, okay. समझा. है ना? सर पर फोर्स एक्टिंग है तो वेलोसिटी सॉरी फ्रिक्शन विल अपोजिट है ना? नहीं 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 नहीं, फोर्स एक्टिंग है बट उस इंस्टेंस पे तो झुकावा है ना, तो झुकावा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। हाँ मतलब ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इट विल बी 0। करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके गॉट इट, है ना। हाँ तो सर. अब आगे कंक्लूड कर रहा था, उसको कंप्लीट करता हूँ। whenever spring is there, it is better to use work energy theorem। समझ में आया क्यों? क्योंकि नहीं तो Yes, आपको sir. दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ. कहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, कहाँ डी एक्सेलरेट कर रहा है, वो सारी चीजें। बिकॉज स्प्रिंग फोर्सेस variable, hence acceleration will also be variable. Then you might get confused in using laws of motion technique. Although मैंने आपको मोशन समझा दिया स्प्रिंग का, तो आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, राइट? यस. कोई डाउट? नो सर. हाँ दिन, अब आजकल तो मैं बिना हाईलाइट करे ही भेजता हूँ पूरे नोट्स, मैं उसी समय हटा देता हूँ हाईलाइट, देखा होगा आपने। तो यू विल गेट नोट्स विदाउट हाईलाइट ओनली, डोंट वरी। किसी बच्चे को कोई और डाउट? ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आदित्य। हाँ सर. रिलेशन बिटवीन, जो आखिरी टॉपिक है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, या. तो हमें ये पता है पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना होता है? एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यस का इंटीग्रेशन। तो डेल्टा यू कितना होगा? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, करेक्ट? यस. है ना? So delta u, which is integration of du, will be minus of f vector dot ds vector, correct? या. यहाँ से मैं f कंजर्वेटिव निकाल सकता हूँ अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन दोनों जगह तो हट जाएगा
और du by ds करते ही मेरा f कंजर्वेटिव आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ du by ds इज f कंजर्वेटिव। समझ में आई बात? Yes. तो इसी चीज को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं fx कितना होगा माइनस du by dx, fy Yeah. कितना होगा माइनस du by dy, dy fz कितना होगा माइनस du by dz. dz। समझ में आई बात? Yes. fx, xy and fz are conservative force along x, y and z Z direction respectively। आई बात समझ में? Yes. अब मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का आइडिया दूंगा। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके निशिम, आपके यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन में प्रॉब्लम है? ठीक है, एक बार चेक करो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने f कंजर्वेटिव बताया था माइनस डी यू बाई डी एस, तो एफ एक्स आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ वाई आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी वाई, एफ जेड आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी जेड। एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। मैंने ये बोला है। ओके तो आदित्य, हाँ सर। एक क्वांटिटी होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन पहली चीज सेम होता है डिफरेंशिएशन जैसा, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम है। ठीक है, हाँ। अब जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है, लिखा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड एज df by dx। dx। सेम वे में कोई मुझसे बोलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड एज del f by del x। ये d को टेढ़ा कर दिया है तो इसे कहते हैं del f by del x। ओके तो डिनोट करने का तरीका समझ में आ गया? Yes. सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्ट सेम है। So then what is the difference हाँ, then? वही आ रहा हूँ। सिर्फ डिफरेंस क्या है? इन पार्शियल डिफरेंशिएशन वी कैन टेक ऑल वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। सारे वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द वन विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर परफॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ के सारे वेरिएबल्स को आप क्या ले सकते हो? कांस्टेंट ले सकते हो। जैसे कि हम इस वाले केस में del f by del x कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या होगा? df। x, del हाँ, x होगा। df। समझ में आ रही? हाँ ओके। राइट। हाँ। तो यही चीज मैंने लिखी है, इन अबव केस x will be only variable। इसका एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। हेमंग लोअर योर हैंड अभी बच्चे। फोर्स हमें दे रखा है 7x² प्लस y क्यूब, और मुझसे पूछा गया है del f by del x निकालो या del f by del y निकालो। तो अगर मैं del f by del x निकालूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ 7x² y क्यूब by del x होगा। 7y क्यूब बाहर ले सकते हो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो बाकी सब कुछ क्या है? कांस्टेंट। तो 7y क्यूब कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो x² का डिफरेंशिएशन करना है, x² का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x, और 7y क्यूब बाहर है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 14xy क्यूब del f by del x। अगर कोई मुझसे कहता है del f by del y करो, तो 7x² y क्यूब by del y करूंगा, तो 7x² बाहर आ जाएगा। y को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। y क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, y क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3y², और 7x² ऑलरेडी लिखा है, तो आंसर आ जाएगा 21x²y²। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया? हाँ। ओके अब किसी को कोई डाउट है तो अब रेज हैंड कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। यस हेमंत, बोलो बच्चे। सर मतलब इसमें हम इनडायरेक्ट रिलेशंस को कंसीडर नहीं करते। नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो अलग चीज होगी ना। इनडायरेक्ट में तो क्या होता है, एक्स पे डिपेंडेंसी आ जाती है ना, y इज फंक्शन ऑफ p एंड p इज फंक्शन ऑफ x। नहीं सर, लाइक y इज फंक्शन, अगर ये वाले एग्जांपल में y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट, देन हम लोग उसको y को रिप्लेस कर देंगे या फिर y को रिप्लेस कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो सिर्फ अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो y जो भी वेरिएबल है उसको छोड़ दो। ओके ठीक है, हरिहरन बोलो। सर जो आपने पार्शियली करके दिखाया ना, उसे आप रेगुलर डिफरेंशिएशन में एक बार करके दिखाओ ना।
रेगुलर में भी करके दिखाऊं? हाँ सर, सिर्फ एक, कोई एक। ठीक है, माइक ऑन रखना। माइक ऑफ कर दिया क्या इसने? रेज हैंड करो। हाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डीएफ बाई डीएक्स निकालना है। एक्स के, हाँ सर, एक्स के रिस्पेक्ट में करना। तो 7 तो बाहर, हाँ वाई क्यूब 2x एक्स स्क्वायर का प्लस, अब क्या, एक्स स्क्वायर बाहर, के वाई क्यूब का बाहर कितना, और वाई क्यूब। 0 3y स्क्वायर dy बाई dx। हाँ सर, समझ गया। इसमें हम वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन देखा आपने, 3y स्क्वायर dy बाई dx। हाँ सर। ठीक है, ओके, लोअर योर हैंड। हाँ दुबे जी बोलो। सर क्वेश्चंस में इसका कैसे यूज आएगा? आपकी जीवन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में यूज कैसे आएगा, और जब यूज आता है तब कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर देखो, डेल्टा यू इज, समराइज कर रहा हूँ, वर्क डन बाय, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यस दैट इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यस सर। एफ कंजर्वेटिव माइनस डी यू बाई डी एस। तो जब मैं x लिखूंगा तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स लिख सकता हूँ। जब मैं x का फोर्स हाँ सर। निकाल रहा हूँ तो मुझे कोई लेना देना नहीं है y z में क्या हो रहा है। यस सर। y का निकाल रहा हूँ तो माइनस डेल यू बाई डेल y, और z का निकाल रहा हूँ तो माइनस डेल यू बाई डेल z। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल y जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल z के कैप। के कैप। समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। लोअर योर हैंड, माइक ऑफ करो। सो आदित्य, हाँ सर। f conservative is minus du by ds, ठीक है। Yes. नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, Slope. और डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s देख रहे हैं, तो स्लोप ऑफ u वर्सेस s ग्राफ का, उसका नेगेटिव क्या आएगा हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स आएगा। Conservative समझ में? force. मैं एक टर्म यूज होता है थ्रू आउट फिजिक्स, उसको डिफाइन कर रहा हूँ, दैट टर्म इज नोन एज ग्रेडियंट। तो उसका क्या मतलब है, whenever we differentiate a quantity with respect to displacement, displacement के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, then we use term gradient as suffix। तब हम क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट टर्म यूज करते हैं। ये मल्टीपल चैप्टर्स में यूज होता है, जैसे कि आपने लॉज ऑफ सॉरी काइनेमेटिक्स में देखा होगा, एक्सेलरेशन इज v dv by dx। Yes. dv by dx क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि आप वहां पे v को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, Displacement. हाँ. ऐसे ही यहाँ पे du by ds क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, Potential. राइट। Yes. कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस du by ds, तो f कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कहीं पे लिखा हो तो घबराना नहीं है, ये आगे यूज होता है। एक चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है, तो मतलब dt by dx होगा। ओके, Yes. ऐसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल एनर्जी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, तो वो वहां पे dv by dx होता है। तो ग्रेडियंट वर्ड कब यूज होगा, जब, When we are differentiating with respect to displacement. ठीक है। हाँ. तो यहाँ तक हमारा समरी क्लियर है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चों।
आदिन ये देख लो। हेमंत आपका आंसर सही है, अरिंजय सही है। मैं मेरे टैब को अनम्यूट करने के लिए पीछे आया था, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वापस, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आंसर कैसे निकालेंगे बच्चों? फोर्स हमारा आएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। तो u हमारा के एक्स वाई होता है, तो डेल यू बाई डेल एक्स होगा के वाई, तो एंड डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा के एक्स। तो फोर्स आ जाएगा माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो हेमंत। सर लाइक यहाँ पे अगर रिलेशन दे दिया y इज इक्वल टू समथिंग x के टर्म्स में, तो सर क्या करेंगे फिर? आप पहले ही डाल दो ना। अच्छा ओके सर। राइट। और अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुआ तो सर? नहीं, वो आपको बताएंगे यार, ऐसे डिफरेंशिएशन की अभी जो लिमिटेशंस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़े टाइम की बात है। मैथ्स में क्या चल रहा है आपको? कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं मैथ्स में? सर बाइनोमियल चल रहा है और स्ट्रेट लाइन्स चल रहा है। हाँ, तो 1-2 महीने के आई एम अज्यूमिंग कि जो MT1 हो, अभी MT2 होगा, उसके बाद आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, कैलकुलस। तो उसमें फिर आपकी जो लिमिटेशंस है ना डिफरेंशिएशन वाली, वो खत्म हो जाएंगी। वो आपको वहां पे पढ़ाई देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेमंत, लोअर योर हैंड। हाँ संकेत बोलो। सर माइनस क्यों आएगा? माइनस बताया ना पहली। सर सुना नहीं सर, वापस बताओ। अरे बताया था ना, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हाँ सर, फोर्स। ये सर ये तो यहाँ ये याद आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके फाइन। सो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे रखा है। आप लोगों को ये अलग अलग पॉइंट्स हमने मार्क कर रखे हैं। एक सेकंड, शुभम बोलो। सर प्रीवियस पेज पे ना सर, यहाँ ये फर्स्ट लाइन कैसे लिखा आपने, समझ नहीं आ रहा है मुझे। f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई एक्स। अच्छा ओके, हाँ माइनस डेल यू बाई, ओके हाँ सर समझ गया। बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, ABCDEFGH। आपको बताना है इन विच रीजन forces attractive, repulsive,
एंड 0, ये बताना है आपको। करो फिगर आउट। हाँ अगेन हेमंग, आपने जो दिया है आंसर, हर्ष जो दिया है 0 फोर्स का, वो तो करेक्ट है। बच्चों करते हैं डिस्कशन, लास्ट 1 मिनट। बच्चों 2 मिनट वेट करो। आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर। आई लेट यू नो वंस आई एम बैक।
हाँ बच्चों, रेज हैंड करो, कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? धर्मित, हाँ धर्मित। दित्ती आप भी माइक ऑन कर लो। हाँ दित्ती बच्चे आप भी माइक ऑन कर लो। हाँ धर्मित, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए? एक्चुअली मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था, इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई बात, कंफ्यूज क्या, इसे कहते कुछ आइडिया नहीं लगना। कंफ्यूज तो यू नो टू थिंग्स एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू। दित्ती माइक ऑन करो बच्चे, मैंने परमिशन दिया है आपको। ओके चलो धर्मित, अपन डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। फोर्स हमारा माइनस डी यू बाई डी एक्स है। हाँ। अगर स्लोप मेरा नेगेटिव होगा, डी यू बाई डी एक्स अगर मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव फोर्स है, ये मेरा फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव होता है। क्योंकि अगर फोर्स पॉजिटिव है तो पार्टिकल क्या है? फर्दर मूव अवे करता चल जाएगा। फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स है तो वो क्या करेगा? वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उधर ही चला जाता जाएगा और दूर। हाँ। तो उससे क्या होगा? उसे हम क्या कहेंगे? समझ में आई बात? यस सर। यही चीज अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो फोर्स मेरा क्या होगा? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव है तो मतलब फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव है। यस सर। पार्टिकल खींच के आएगा वापस। और अगर मेरा फोर्स स्लोप जीरो है तो फोर्स मेरा क्या होगा? जीरो होगा। समझ में आई बात? सर इस डायग्राम पे कोई पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा ना, कोई मतलब स्लोप करेंगे जीरो तो करेंगे है नहीं। वो भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो अब आपके अकॉर्डिंग निकालो कि कौन से पॉइंट पे अट्रैक्टिव होना चाहिए, कौन से रीजन में, कौन से पॉइंट पे जीरो होना चाहिए, वो सब निकाल के मुझे बताओ। माइक ऑफ करो अपना, सोचो, उसके बाद सोच के बताओ। राइट? ओके दुबे जी बोलो। सर अगर दोनों पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन मतलब अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को और अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो फिर वो नेगेटिव कैसे होगा सर? वो तो पॉजिटिव ही होगा ना, दोनों तो मतलब वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या चीज पॉजिटिव, क्या चीज नेगेटिव कह रहे हो आप? सर अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसा एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो और अट्रैक्शन भी है तो फिर पॉजिटिव होगा ना फोर्स। अप्रोच कर रहे तो वही तो पॉइंट है ना, अप्रोच तभी करेंगे जब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, जब फोर्स नेगेटिव होगा। नहीं तो आप उनके बीच के फोर्स अगर फोर्स नेगेटिव होगा तभी वो अट्रैक्टिव होंगे। फोर्स अगर दो के बीच में पॉजिटिव हो जाता है ना तो वो पार्टिकल अवे मूव करते हैं। सर तो इसमें आपने पार्टिकल के पास जीरो वेलोसिटी ऐसा कंसीडर किया? नहीं। तो सर अगर दोनों के पास एक दूसरे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो भाई एक दूसरे के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो तो आपने एक्सटर्नल एजेंट से दे दी ना वेलोसिटी। हाँ सर। मैं तो एक्सटर्नल एजेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। पार्टिकल खुद से जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है, ठीक है? अट्रैक्शन। हाँ अट्रैक्शन है। यस सर। सर मतलब इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बस वही। ओके सर। सर तो फिर आ गया आंसर। गुड। शुभम आपने रेज हैंड किया है, बोलो। नहीं सर क्लियर हो गया। हरी रजन बोलो बच्चे। तो सर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का एक मतलब रियल लाइफ का कोई एग्जांपल तो ना मुझे वो समझ में। ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर। और रिपल्सिव का? रिपल्सिव में पार्टिकल्स अवे मूव करते हैं। ओके सर। राइट? ओके सर। हाँ सर। ओके तो मैं किसके साथ? धर्मित माइक रेज हैंड करो। अच्छा हिमंग बोलो। सर लेकिन हम पॉजिटिव और फोर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो नहीं समझा यार। इसको सिंपल दिमाग में एक सिंपल टर्म्स रखो कि पार्टिकल है, पॉजिटिव फोर्स होगा तो वो अवे मूव करेगा। अर्थ मतलब पे क्यों? आप जैसे अर्थ पे खड़े हो, ठीक है?
हाँ सर। मान लो आप बिल्डिंग की 10वें फ्लोर पर हो, ठीक है। हाँ सर। अब हाँ अगर सर। आप पे पॉजिटिव फोर्स होता तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होता? सर वो तो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब नहीं पॉजिटिव नहीं, फोर्स तो इन जनरल कन्वेंशन क्या होता? पॉजिटिव फोर्स सर ऊपर, वो तो डायरेक्शन के हिसाब से सर। एग्जैक्टली, बट जनरल कन्वेंशन क्या होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऊपर की तरफ ऊपर की पॉजिटिव तरफ होता है ना, तो दैट्स हाँ हाउ सर। एक जो कॉमन सेंस डिफाइन करता है वो ये कहता है ना कि यार पॉजिटिव है मतलब वो और ऊपर चला जाए। अच्छा करेक्ट। ओके। उसके बेसिस पे अट्रैक्टिव रिपल्सिव डिफाइन किया। ओके, मतलब दिस इज लाइक अपने हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। कन्वेंशन डिफाइन कर दिया ना उन्होंने। ओके ओके राइट, तो वहां से आएगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस सर। हाँ धर्मित, आंसर एक सेकंड रुक जाओ, ये शुभम ने रेज हैंड किया है। हाँ शुभम, कुछ बोलना है बच्चे? सर मैं ये पूछ रहा था कि हम अभी ये कैसे डिफाइन करेंगे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है, क्योंकि वैल्यूज तो दिए नहीं है ना हमें। दिमाग तो दिया है ना अपने को। हाँ सर। तो अपन स्लोप के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा हाँ 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 यस। बता रहा हूँ मैं वही। माइक ऑफ करो। हाँ धर्मित। सर A to B और D to F वाला जो स्लोप है उसमें रिपल्सिव आएगा, और एक सेकंड, A to B में क्या आएगा? रिपल्सिव सर। रिपल्सिव आएगा, क्यों? सर स्लोप नेगेटिव है और फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो फोर्स ठीक है। रिपल्सिव। और D to F में भी ऐसा होगा ठीक है। सर। B to D और F to H पॉजिटिव, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है। और सर जीरो फोर्स तो इंडिविजुअल पॉइंट्स पे होगा, B, कौन? D, बी, F और परफेक्ट। H पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, है ना, बिटवीन A and B, what I can write, slope equal to du by dx is equal to negative, which implies force is equals to positive, which implies what? Repulsive force. Repulsive force. Correct? Yes sir. है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको नीचे ले जाते हैं। बिटवीन A and B, है ना, और Yes. D and F। D and F. D and F, right? Yes sir. Point number 2, between B and D, B and D, and उसके बाद क्या? F and H. F and H, F and H, slope is equals to du by dx is equal to positive, Yes, which implies force is equals to what? Negative, implies attractive force. attractive force. समझ में आई बात? Yes sir. Okay. And B पे, D पे, F पे और H पे क्या होगा? Slope zero होगा at B, D, F and H. Du by dx is equals to 0, implying Force is zero. force is equals to 0. Correct? Yes sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है?
तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। बोलो आदित्य। Sir, I want to ask that if we somehow change the axis, means हाँ. displacement on the y-axis and potential energy on x, then how we will proceed with that? दिमाग लगा लो ना फिर यार। तब आप जैसे आप dy by dx निकाल दो, उसकी जगह dx by dy निकाल लेना। वो भी अगर नेगेटिव आया तो? नहीं नहीं नहीं, आप ये सोचो सिंपल, u को y एक्सिस पे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को x पे। अब u को x पे रख रहे हो और y को डिस्प्लेसमेंट को y पर। हाँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, dx by dy निकालना, जैसे अभी हम dy by dx निकाल रहे हैं स्लोप के लिए, वैसे dx by dy निकालना, राइट। और dx by dy अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव, सॉरी फोर्स नेगेटिव होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। हाँ ओके, मतलब सेम ही। समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू। ओके फाइन, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम। या एक सेकंड यार, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको बुकलेट का कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, और 20 मिनट में के बाद में होगा नहीं इक्विलिब्रियम वाला, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो कर लेंगे। WPE ये क्वेश्चन 25 दिया था क्या मैंने होमवर्क में? बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 25 दिया था क्या होमवर्क में? अभी कर लो बच्चों क्वेश्चन 25। क्योंकि एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम, उसको मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ आधा आज पढ़ाऊं आधा वेडनेसडे को कराऊं। तो वेडनेसडे को करा के चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, जो मेजर टेस्ट में आ रहा है। नहीं, सेंटर ऑफ मास का इससे ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है, बट फिर भी है ना, मतलब बेसिक चीजें तो यूज होंगी। थर्ड मेथड बताऊंगा आपको इसके आगे, जो आज हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वर्क पर एनर्जी पढ़ा, ऐसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसे ही थर्ड मेथड होता है सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो पढ़ेंगे अपन। लास्ट 1 मिनट।
करें क्या डिस्कस? रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? शुभम यार, आपके पीछे से काफी डिस्टरबेंस आता है। दुबे जी के साथ कर लें? हाँ दुबे जी। यस सर। आंसर आया आपका? नो सर। इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोलते हो फिर आप? हैं? मतलब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए हो आप, मुझे बताओ यार, आई वांट सम। क्या किया दुबे जी आपने, कैसे सॉल्व किया, क्या सोचा आपने? सर इंटीग्रेट करने का सोचा। इंटीग्रेट करने का सोचा? किसको इंटीग्रेट करना है, आपको खुद, मुझको? सर फोर्स को। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्यों इंटीग्रेट करना है? सर वर्क डन फाइंड करना है ना। ओके, आप y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते नो हो ना? सर, नो सर। चलो, फोर्स दे रखा है, k is a positive constant which acts on a particle moving in xy plane. ये y axis हो गई, ये x axis हो गई. Starting from origin, the particle is taken along positive x axis. यहाँ से यहाँ गया, a, 0. करेक्ट? हाँ सर। फिर उसके बाद पैरेलल। in parallel to y axis. यस सर। ये पॉइंट हो गया हमारा a, a. करेक्ट? यस सर। हमसे पूछा है ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। करेक्ट? यस सर। अब हमसे वर्क डन पूछा है, राइट? तो यस सर। F1 फोर्स 1 लिख रहा हूं, ky which is equal to 0 I cap. करेक्ट? यस सर। है ना? प्लस kx j cap, x वेरिएबल है। हाँ सर। करेक्ट? जब मैं F2 लिखूंगा तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। यस सर। ये हो जाएगा ka j cap प्लस ky I cap. आई कैप। करेक्ट? हाँ सर। अब सोचो इसके बारे में क्या होगा। अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes. ओके सर। ओके, मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, आंसर आया किसी का? आंसर इज डी ऑप्शन। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? हेमंग, हेमंग
बच्चे आंसर आया? नहीं सर। चलो F1 दिख रहा है हमें, ये F1 है। यहाँ पे मेरा dy सर कितना है? F1 क्या है, मतलब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ 1 ना, फॉर पाथ 1। ओके हाँ सर। है ना, यहाँ पे हाँ, मेरा dy सर। 0 है। हाँ सर। देयर इज नो चेंज इन y। तो अब Yes, अब sir. जब मैं वर्क डन 1 निकालूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ F1 डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, यस सर। जब मैं ये निकाल रहा हूं तो मेरा dy तो 0 है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ और सर। मेरा fx 0 है इसके लिए। fx 0 है, हाँ सर। तो w1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ सर। राइट, ये यस सर, क्लियर है? इधर तक हुआ सर मैं अभी। परफेक्ट। तो फिर सेकंड पार्ट का तो आएगा आंसर डायरेक्टली। जब मैं F2 देखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो dx है, dx i कैप, उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो चेंज इन x। हाँ सर। तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। हाँ सर। बट मेरा यहाँ पे dy आएगा। हाँ सर, लेकिन k a क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया सर। कि a क्यों होगा? क्योंकि हाँ सर। kx था ना, हाँ सर। और x की वैल्यू फिक्स है a पार्ट 2 के लिए, राइट? तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा? कि a dy का इंटीग्रेशन, सो कि a y और इंटीग्रेट कहां से कहां तक? 0 to a, तो कि a स्क्वायर आ गया। यस सर। सर वो F2 वाला पॉइंट नहीं स्ट्राइक हुआ सर, वो k अभी a समझा? क्यों आएगा? हाँ सर। हाँ भाई आदित्य, किसी को कोई डाउट? सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो आप क्या क्वेश्चन को सर समराइज कर सकते हो? देखो मैंने क्वेश्चन पहले समझाया था कि पाथ 1 पे जब पार्टिकल जा रहा है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो y की वैल्यू 0 होगी। हाँ यस सर। और dy भी 0 होगा, करेक्ट? यस सर। फोर्स हमें क्या दे रखा है? फोर्स अगर आप देखोगे तो ky i कैप प्लस kx j कैप, ये वाला फैक्टर 0 हो गया पाथ 1 के लिए। यस सर। करेक्ट। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराने वाला था? dx से मल्टीप्लाई कराने वाला था, तो ये तो 0 ही आने वाला है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ? dy से, राइट? जिसकी खुद की वैल्यू 0 है पाथ 1 के लिए। हाँ यस सर। तो वर्क डन 1 0 हो गया। यस सर। जब मैं 2 में जाऊंगा तो 2 में x की वैल्यू फिक्स है, x इज इक्वल टू a। तो फोर्स कितना बन जाएगा? ky i कैप प्लस ka j कैप, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू a डाल दिया, करेक्ट? अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा dx के साथ, जिसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन x, स्ट्रेट जा रहा है ऊपर। यस सर। और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? dy के साथ, और वो यहाँ करा दिया है, उसको इंटीग्रेट करा दिया है। समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। किसी बच्चे को कोई डाउट? एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। आई गेस नो डाउट्स, सो दैट